जीएसटी हम कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमारी क्लास नंबर 11। तो जीएसटी सीए इंटर के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सीएमए इंटर के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब देखो, ये है सेक्शन 9 CGST का। तो सेक्शन 9 बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब क्योंकि हम CGST एक्ट का सेक्शन 9 कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है यानी CGST, इसके बारे में बात करेगा। अब जो सेक्शन 9 में जो लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बता रखा है, ऐसे ही जितने भी एक्ट हैं, जैसे IGST एक्ट है, स्टेट GST एक्ट है, UT GST एक्ट है, इन सब में जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST के प्रोविज़न हैं वो बिल्कुल सेक्शन 9 की तरह है। अब सेक्शन 9 ओनली बात करेगा CGST की, लेकिन हम सेक्शन 9 के साथ साथ जो IGST, SGST, UT GST में भी जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST के बारे में है वो सब रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कहता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। क्या कहता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1? कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है। अब जब हम ये तो CGST एक्ट में ले हैं, जब हम SGST एक्ट या UT GST एक्ट पढ़ेंगे या IGST एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी सिमिलर प्रोविज़न है। तो उन सब को भी मिलाकर कंबाइंड बात यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी उस पर CGST लगेगा, प्लस में उस पर SGST लगेगा या फिर UT GST लगेगा। यानी कि अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, तो उस पर CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा एंड स्टेट GST लगेगा, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है तो उस पर CGST लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लस में UT GST लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो उस पर IGST लगेगा। अब जो मैक्सिमम रेट है CGST का, मैक्सिमम रेट जो है CGST का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो मैक्सिमम रेट है CGST का, वो कितना होता है? 20%। और मैक्सिमम रेट जो है IGST का, वो कितना होता है? 40%। जो GST के रेट्स हैं, GST के जो रेट्स हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो GST के रेट जो भी है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एज द केस में भी। लेकिन ये जो GST के रेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। यानी जो भी GST के रेट सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लगाने हैं, तो जो भी GST के रेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करने हैं, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जो अल्कोहलिक लीकर है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहलिक लीकर जो है ह्यूमन कंजप्शन पे, इस पे GST नहीं लगेगा, इस पे GST नहीं लगेगा। तो जो अल्कोहलिक लीकर है ह्यूमन कंजप्शन पे, उस पे GST नहीं लगेगा। तो यानी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन वो GST के दायरे से बाहर है। अब एक स्पेशल नोट, अब एक बात और नोट कर लेते हैं। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या हम सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे लगेगा IGST। और अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा और IGST लगेगा। अब ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी तो कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग लग रही है, कस्टम लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो IGST है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, ये भी कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग लग रही है। इसका मतलब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, तो उस पे जो IGST लग रहा है ये कस्टम ड्यूटी है ये GST, लेकिन ये GST कानून के तहत नहीं लग रहा। ये जो IGST लग रहा है ये कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग लग रहा है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जो ये IGST लग रहा है, ये GST कानून के अकॉर्डिंग लग रहा है। कस्टम लॉ कौन कौन से हैं? एक तो है कस्टम्स एक्ट 1962, और एक है कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब ये जो कस्टम एक्ट है ये बताता है लेवी के बारे में कि कस्टम ड्यूटी लेवी होगी। तो ये बताता है, कस्टम एक्ट बताता है लेवी ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड IGST। और जो कस्टम टैरिफ एक्ट है वो रेट बताता है, किसका? बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST का। अब कस्टम टैरिफ एक्ट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी के तो रेट्स बता रखे हैं, लेकिन IGST के रेट्स नहीं बताए। सिर्फ यहाँ पे ये लिख दिया कि जब गुड्स इंपोर्ट होगा तो उस आइटम पे जो इंडिया में GST का रेट लग रहा है, इंडिया में जो GST का रेट लग रहा है वही रेट लगेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी जो GST लगेगा वो जो सप्लाई की वैल्यू है उस पे लगेगा। यानी GST किस पे लगेगा?
जीएसटी लगेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो सप्लाई हो रही है, उसकी जो वैल्यूशन है उस पर जीएसटी लगेगा। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसका मतलब है, मान लो सपोज करो ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी को 100 रुपये का सप्लाई कर रहे हैं, ये मिस्टर बी को 100 रुपये का गुड सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो जीएसटी लगेगा वो इस 100 रुपये के ऊपर लगेगा। तो ये 100 रुपये क्या हो गई? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई। लेकिन आगे इसका एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखते हैं। तो जीएसटी किस पे लगेगी? जो सप्लाई की वैल्यू है, और सप्लाई की वैल्यू क्या होगी? जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। और ट्रांजेक्शन वैल्यू नॉर्मली, मान लो ए मिस्टर बी को 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, तो 100 रुपये नॉर्मली ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई। बट कुछ केसेस में ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो हम आगे सीखेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब देखो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आगे जाके जीएसटी जो काउंसिल है वो डेट नोटिफाई करेगी, तब से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं: क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं? ये कहता है कि भाई कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा। यानी गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई कर रखे हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? मान लो सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 रुपये का माल दिया, तो इस पे ये जो सप्लायर है ये सप्लायर लायबल है, यानी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए ही इज लायबल, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो ये क्या करेगा? ये कलेक्ट कर लेगा जीएसटी फ्रॉम मिस्टर बी। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। यानी फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर होता है इसकी ड्यूटी होती है जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराने की। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है? मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दिए या सर्विस दी, तो यहाँ पे जो मिस्टर वाई है रिसिपिएंट, इसकी ड्यूटी है ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो जब रिवर्स चार्ज में मिस्टर एक्स अपना बिल बना के भेजेंगे, मान लो 100 रुपये का माल दिया, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई जीएसटी डायरेक्टली किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। तो इसको बोला रिवर्स चार्ज। तो नॉर्मली जो सप्लायर होता है ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराता है, तो ये अपने बिल में कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में जो रिसिपिएंट है वो डायरेक्टली जीएसटी किसको दे देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड
अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ये किसी नोटिफाइड रिसिपिएंट को सप्लाई करता है। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी नोटिफाइड रिसिपिएंट को सप्लाई करता है, तो उस केस में ये जो नोटिफाइड रिसिपिएंट है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। अब अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड रिसिपिएंट में कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम डाला हुआ है, यानी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो उस पे जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। तो देखो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 भी रिवर्स चार्ज की बात कर रहा था, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये जनरल सेक्शन था, ये कह रहा था कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड गुड्स या सर्विस कर देगी, उन गुड्स और सर्विसेज पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कह रहा है कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड रिसिपिएंट को सप्लाई करेगा, तो वो नोटिफाइड रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। और नोटिफाइड रिसिपिएंट अभी एक ही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि जो ईसीयू है, ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये जीएसटी पे करेंगी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिस पे जो सप्लायर है वो जीएसटी पे नहीं करेगा, ईसीओ जीएसटी पे करेगा। ईसीओ कौन होता है? ईसीओ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर बायर एंड सेलर मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तरफ है बायर और एक तरफ है सेलर, और बीच में है ये ईसीओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लियर है? अब जो सेलर है, जो बायर है, वो ईसीओ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे ऑर्डर प्लेस करता है। ईसीओ आगे सेलर को ऑर्डर फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जो बायर, जो सेलर है, वो जो इनवॉइस बनाता है, वो इनवॉइस बायर के नाम पे बनाता है। तो सेलर जो इनवॉइसिंग करता है वो डायरेक्टली बायर के नाम पे करता है। तो ये जो ईसीयू है, ईसीयू, तो अगर जो सप्लायर है, सेलर है, सप्लायर है, ये अगर बायर को कुछ नोटिफाइड सर्विसेज दे रहा है, यानी ये जो सप्लायर है ये ईसीओ के थ्रू बायर को कुछ नोटिफाइड सर्विसेज दे रहा है, तो उस नोटिफाइड सर्विसेज पे ये जो ईसीयू है इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज की बात कर रहा है। तो ये था सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी एक्ट का। तो ये थी हमारी जीएसटी की क्लास नंबर 11।